तो रिमाइंडर कभी भी दिमाग में अगर आपके आएगा अर्थात शेषफल आएगा, तो शेषफल कहाँ से आता है दिमाग में बताइए? भाग से। मतलब अगर हम आप शेषफल सोच रहे हैं कभी भी, तो हमको पता है कि शेषफल का जो प्रोसेस होता है वो बेस्ड होता है किस पर? डिवीजन पर, बेस्ड ऑन डिवीजन। अर्थात यह पूरी तरह से भाग पर बेस्ड होता है, भाग पर आधारित होता है। भाग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी एक संख्या को n को किसी अनदर संख्या n से भाग करते हैं। जिसको भाग दिया जाता है वह डिविडेंड कहलाता है। मतलब हिंदी में डिविडेंड, हिंदी में भाज्य कहलाता है। जो भाग देता है वो भाजक कहलाता है, अंग्रेजी में डिवीजर कहलाता है। अब अगर हम भाग की प्रक्रिया जब भी परफॉर्म करते हैं तो दो प्रकार के रिजल्ट सोचे जाते हैं। एक रिजल्ट होता है कोसेंट, एक कोसेंट होता है जिसको आप भागफल कहते हैं, और एक रिजल्ट होता है रिमाइंडर जिसे हम शेषफल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है यहाँ पर भाग दे करके भागफल नहीं ज्ञात करना है, आपको शेषफल ज्ञात करना है। बट हर चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि भाई डिवीजन जो जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजन पर बेस्ड होता है, अर्थात भाग पर बेस्ड होता है। भाग में क्या क्या स्थिति होती है? एक भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, एक भाजक होता है जो भाग देता है। दो तरह के रिजल्ट सोचे जाते हैं, एक तो कोसेंट कहलाता है, और कोसेंट मतलब भागफल हो गया, मतलब जो रिजल्ट आता है वो आपका कोसेंट कहलाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर शेषफल होता है, जो रिमाइंडर बचता है हमारे पास वो शेषफल कहलाता है। इन सब के बीच एक अपना परस्पर संबंध होता है। जैसे कभी भी हम लोग कोई भी भाग देंगे, मान लीजिए हम किसी एक संख्या n को किसी एक संख्या a से भाग कर रहे हैं, ठीक है, a से भाग कर रहे हैं, तो आप कंफर्म है कि आप एक डिविडेंड को एक डिवीजर से भाग कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर बार b जाए और रिमाइंडर r बचे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इनके बीच अपना एक संबंध बनता है। मैं संबंध बता दूं कि जो n होता है मतलब वो संख्या जिसमें भाग दी जा रही है वो भाजक गुणे भागफल होता है प्लस शेषफल होता है। मतलब कभी भी याद रखिएगा, जब भी हम कभी कोई संख्या की बात करेंगे तो हिंदी में लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। तो ये सब बातें दिमाग में रखे रहना चाहिए जिससे कभी भी कोई दिक्कत ना आए। अंग्रेजी में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये टर्म होता है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ, समझ में बातें आ जाएंगी। जैसे आपने इसको क्या बोला था? भाज्य बोला, भाजक बोला था हिंदी में, इसको आपने भाज्य बोला था, इसको आपने भागफल बोला था, इसे आपने शेषफल बोला था। इस तरह की स्थिति बनती है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं उठा लूं, जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास 37 है, मैं इसको 12 से भाग करना चाहता हूं, तो 12 तिया 36 जाएगा और हमारे पास एक शेषफल बचेगा। तो कहने का मतलब देखिए, अगर आप इस 37 को लिखना चाहें जो भाज्य है, 12 गुणे 3 मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आप कैलकुलेट करके देखिए इसके बराबर हो जाएगा। ये जनरल भाग की प्रक्रिया होती है। हम इस भाग की प्रक्रिया से केवल फिल्टर करना चाहते हैं शेषफल को। तो मतलब बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है वो भागफल उपल करना नहीं है, ना तो कोई भाग करने की बात है। कंपटीशन कहता है कि आप हमें उत्तर दे दो, ठीक है, कंपटीशन कहता है आप उत्तर दे दो। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है गौरव, और ये बीच में थी समस्या, 2-3 दिन से समस्या थी, ठीक है। बातें समझने की कोशिश करिए। हमें कंपटीशन कहता है आप उत्तर दे दो, मतलब बेसिकली चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य है केवल शेषफल ज्ञात करना। सो वी नीड टू कैलकुलेट ओनली रिमाइंडर। तो मतलब हमें क्या करना है? टू फाइंड रिमाइंडर, टू फाइंड द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, अर्थात शेषफल ज्ञात करना है। लेकिन कहां कहां से ज्ञात करना वो भी आप समझ लीजिएगा। शेषफल ज्ञात करना है। अब आपको एसएससी अगर कोई क्वेश्चन देगा, एसएससी का अगर क्वेश्चन देगा तो ये थोड़ी कहेगा कि ये देखो एक नंबर है, दूसरे नंबर से भाग दे दो और बताओ कि शेषफल क्या हो जाएगा। तो आप ऐसे प्रश्न तो देखेंगे नहीं। हमें जाहिर, जैसे हमने कभी यूनिट डिजिट आपको पढ़ाया तो मैंने कहा यार एक संख्या तो देगा नहीं कोई कंपटीशन, हमें एक समीकरण देगा, हमें एक सीरीज देगा, हमें एक पैटर्न देगा, हमें एक लॉन्ग कैलकुलेशन देगा, कहेगा इसका शेषफल यूनिट फाइंड करो, इसका हम एंडिंग जीरो फाइंड करें। तो मतलब ये नॉर्मल नंबर आपको दे करके ये सब बातें नहीं कहता है। मतलब हम भागफल कुछ ना भी जानते हो, बस इतना जानते हो कि हमको शेषफल करना है। मतलब बेसिकली हमें इस भाग की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए शेषफल करना है। लेकिन शेषफल करने के लिए हम किसको फेस करने जा रहे हैं? किसी कंपटीशन में, चाहे वो एसएससी से लेकर के कोई भी कंपटीशन स्टेट लेवल तक का, हर कंपटीशन में अगर हमें किसी भी शेषफल को ज्ञात करना है तो हम लोग को ध्यान देना है किसको किसको शेषफल, हमें किस 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 पर शेषफल हमें निकालना है।
शेषफल हमें निकालना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के प्रश्नों पर, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के प्रश्नों पर, अर्थात जोड़ और घटाव के प्रश्नों पर। जोड़ और घटाव के जो समीकरण होते हैं, मतलब प्रश्न केवल नहीं हुए, जोड़ और घटाव के जो समीकरण हैं उनके पैटर्न को देख करके हमें शेषफल निकालना है। मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें देखना है, जो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है, अर्थात गुणा पर आधारित जो प्रश्न होंगे, गुणा पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनके शेषफल हमें निकालने हैं। हमें हमें बेस एंड पावर देखना है। मैं अभी सबको क्लियर कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। बेस एंड पावर अर्थात हमें आधार और घात के प्रश्न देखने हैं, आधार और घात के प्रश्न देखने हैं। हमें यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज देखना है, सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थात हमें पैटर्न, मतलब एक तरह से हमें श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों को देखना है, श्रृंखला पर आधारित प्रश्न देखना है। और फाइनली हमें जैसे फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन भी ध्यान देने हैं, फैक्टोरियल बेस्ड अर्थात क्रम गुणित पर आधारित प्रश्नों को भी ध्यान देना है, क्रम गुणित पर आधारित। इस तरह से हम लोग को जो शेषफल ज्ञात करने को कहा जाएगा, एक अलग अलग सिचुएशंस आपको दी जाएगी जहां जहां पर आपको शेषफल ज्ञात करना होगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें इतना भी आसान सिचुएशन नहीं दे देगा कि एक नंबर दे करके आपसे कहेगा शेषफल निकालो, नहीं। हमें कुछ नंबर्स देगा और कहेगा जैसे मान लो n1 है, n2 है, n3 है, अलग अलग नंबर से इनको सबको जोड़ना है और किसी एक n से आपको भाग करना है, या किसी में प्लस हो किसी में माइनस हो, लगातार माइनस हो। ऐसे पैटर्न होंगे जो कि n1 प्लस n2 प्लस n3 माइनस n4 n5, इस तरह के 4 5 10 नंबर हो, उनका शेषफल निकालना है। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है इनके बीच में, अगर आप n1 n2 n3 इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन से उसको किसी n से भाग करके शेषफल निकालना है। बेस एंड पावर का जो कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास एक संख्या है और उसके ऊपर लगी एक पावर है, ठीक है। एक संख्या आपको दी गई और कहा गया कि इसके ऊपर लगी एक पावर है। आपने पढ़ा इन चीजों को, ऐसा नहीं कि एकदम न्यू एकदम चीजें सीख रहे हैं। इसको किसी अनदर संख्या मान लो a से भाग कर रहा हूँ, शेषफल निकाल रहा हूँ, तो यह भी एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ही है। m को n बार से मल्टीप्लाई किया। रोशनी जी आप पेपर पे फोकस करिए, जरूरी है वो, ठीक है, आपका एकेडमिक क्लियर हो। आप a से m को भाग करिए और कितनी बार भाग करिए, n बार भाग करिए। इसमें भी दो तरह की स्थितियां हम लोग देखते हैं, एक तो शेषफल +1 या -1 को देखते हैं, एक अदर देन +1 -1 देखते हैं। तो दो पैटर्न इसमें बन जाते हैं बेस एंड पावर में। कोई आपको जैसे एक सीक्वेंस दे दिया जाए, मैंने आपको कई प्रकार के अलग अलग सीक्वेंस पढ़ाए हैं, चाहे वो ट्रेलिंग विथ जीरो में आपने देखा हो, चाहे यूनिट डिजिट में देखा हो, वहां पर उसे किसी अनदर नंबर से भाग करना हो, ठीक है। ये सब अलग अलग सिचुएशन। और साथ में फैक्टोरियल अर्थात क्रम गुणित के जो प्रश्न आपने देखे ही थे कि 1 से लेकर अगर 100 तक का कोई क्रम गुणित है, फैक्टोरियल है, उसको किसी अनदर संख्या से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ये 4-5 स्थितियां आपके सामने शेषफल को निकालने की बन सकती हैं, ठीक। इन सब सिचुएशन को अच्छी तरह से आप लोग को रीड करना है, पढ़ना है। देखिए आज मैंने इनका मिस किया, तो ये हम लोग को पूरा फाइनली पढ़ना है रिमाइंडर पर, शेषफल पर। तो आपको कुछ बातें दिमाग में आ गई कि शेषफल है क्या, शेषफल भाग के प्रोसेस का एक अभिन्न अंग है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और वह रिजल्ट आपको ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अब आगे मैं चलता हूँ, इस पर कुछ फैक्ट मैं डिस्कस करता हूँ, शेषफल पर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए कुछ फैक्ट्स पर ध्यान दिया जाए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखो क्या क्या तथ्य बन सकते हैं। अब आप इसमें एक एक करके बातों को समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास एक संख्या है और इस संख्या को हम किसी अनदर संख्या से भाग करें, किसी अनदर संख्या से भाग करें। हमने नोटिस किया कि जिसको हम भाग कर रहे हैं वो भाजक से छोटा है। मैंने देखा कि इफ कैपिटल N इज लेस देन स्मॉल n, मतलब हमारा जो भाज्य है भाजक से छोटा है। मैंने कहा यदि, ध्यान से देखिएगा, भाज्य, भाज्य मतलब डिविडेंड, डिविडेंड भाजक से, भाजक मतलब डिवीजर से, डिवीजर से छोटा है, भाजक से छोटा है, तो भाज्य ही शेषफल होगा। भाज्य क्या होगा, शेषफल होगा। मतलब जिससे, जिसको आप भाग दे रहे हैं वही शेषफल होगा। मैंने कहा यदि आपने नोटिस किया तो इस समय हम आपको कंफर्म कर दें, देन कैपिटल N इज रिमाइंडर, इज रिमाइंडर मतलब यही शेषफल है। जैसे
आपने कहा कि मैं 3 को 4 से भाग कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर 3 को आप 4 से भाग कर रहे हैं, 4 3 से छोटा है, सॉरी 3 4 से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर 3 ही होगा क्योंकि कोई बार ही नहीं जाएगा। अगर मैंने कहा कि हम 12 को 17 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, 12 ही होगा क्योंकि 12 17 से छोटा है। मैंने कहा मैं 15 को 23 से भाग कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर 15 ही होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 15 ही होगा। तो ऐसी स्थिति आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कभी भी आपका जो भाज्य है, मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है, अगर वह भाजक से छोटा है तो 100% वही रिमाइंडर है, वही क्या है, रिमाइंडर है। तो ये याद रखना कि ऊपर का मान जिसको भाग दे रहे हो अगर छोटा दिख गया तो वही रिमाइंडर हमेशा कहलाएगा, आपको रिमाइंडर के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से लाइन आपको एक पार्ट कंफर्टेबल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये स्थिति फाइनल है, इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट अब देखिएगा दूसरा पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कभी कहूं कि मेरे सामने भैया 15 है, मैं इसको 10 से भाग कर रहा हूं, तो प्लीज मुझे बता दो रिमाइंडर क्या होगा। कौन कौन बताएगा, 10 से अगर मैं भाग करूं 15 को तो शेषफल क्या आएगा। 10 से 15 को भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बहुत बढ़िया, 5 आ रहा, रिमाइंडर आपने कहा 5 है सर, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैं यहीं पर एक और दूं आपको, मैंने कहा 40 बटा अगर 25 है, अब बताइए शेषफल कितना आएगा। 40 बटा 25 है, शेषफल कितना आएगा, फाइनली बताइए आप लोग। 40 बटा 25 शेषफल आपने बताया कि 15 होगा। देखो मन में जो डाउट होता है वो डाउट ऐसे होता है, अक्सर लोग को जैसे भाग दिया जाए, मैंने आपको दिया अगर सपोज करो 15 बटा 10, तो आपने कहा सर हम ऐसे क्यों करें, हम क्यों ना जो है 5 दूना 10 कर दें, 5 तिया 15, इसको 3 बटा 2 बना दें, मतलब सरलतम रूप में लिख करके 3 बटा 2 बना जैसे 3 बटा 2 बनाया, आपने कहा 2 से भाग करने पर सर रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ये मन में बातें आती हैं। इसी प्रकार से जैसे आपने इसको देखा कि 40 बटा मान लो 25 था, 5 बचे 25, 5 अठे 40, आपने कहा कि सर 8 बटे 5 हुआ, 5 एक के 5 किया, 5 3 8, रिमाइंडर यहाँ पर 3 भी लिखा जा सकता है। ये सब कंफ्यूजन आते हैं कि हम सरलतम रूप में वैल्यू को लिख लेते हैं और सरलतम रूप में लिख करके रिजल्ट कर रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, और जबकि दूसरी तरफ आपने देखा कि डायरेक्ट अगर करने से कुछ रिजल्ट और आ रहा है। यस, प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे समझे, इसका सही सोल्यूशन क्या है। कभी भी याद रखिएगा जो भागफल होता है वो तो दोनों स्थितियों में समान आता है। आप सरलतम रूप में लिखेंगे, जैसे अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन कर दीजिए भागफल सेम आएगा, बट शेषफल अलग अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में शेषफल को जब भी फाइंड करना हो तो याद रखिएगा कभी इस नंबर का सरलतम रूप नहीं लिखा जाता है। अगर आप ऐसे सोच करके इसको ऐसे लिख करके रिमाइंडर करेंगे तो 100% रिमाइंडर दोनों स्थितियों में अलग अलग आएगा। जबकि आप भागफल देख लीजिए दोनों परिस्थितियों में, जबकि आप मैं दिखाता हूं, अगर 15 बटा 10 करेंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है, 1.5 कैलकुलेट कर लीजिए, 1.5 आएगा। जब और दूसरी तरफ अगर हम 3 बटा 2 भी कर रहे हैं, 3 बटा 2, तब भी देखो 1/5 आएगा। मतलब भागफल में कमी नहीं आएगी, भागफल एज इट इज जाएगा, शेषफल लेकिन बदल जाएगा। तो मेरा कहने का अर्थ है कि कभी भी नोट कर लीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि शेषफल के दौरान, शेषफल शेषफल के लिए भिन्न को सरलतम रूप में सरलतम रूप में नहीं लिखा जाता, भिन्न को सरलतम रूप में नहीं लिखा जाता। शेषफल जब भी आपको निकालना हो तो कभी भी भिन्न को सरलतम रूप में मत लिखिएगा, जो उसका एक्चुअल फॉर्मेशन है, एक्चुअल वर्किंग है, उसी तरह से आपको लिखने की आवश्यकता है। मैंने आपको दिखाया, हाँ, लेकिन कभी कभी मजबूरन आपको सरलतम रूप में लिखना ही पड़ जाता है। ऐसी स्थितियां बनेगी, ऐसे कैलकुलेशंस बनेंगे कि आपको बिना काटे आप कर ही नहीं पाएंगे। जब ये सिचुएशन आएगी कि भिन्न को उनके सरलतम रूप में लिखना ही लिखना है, तो उस समय क्या करेंगे, जैसे आपने देखा यहाँ पे मान लीजिए आपने दोनों को 5 से काटा, तो आपको ध्यान देना जिससे काटते हैं उसकी तरफ फोकस। जैसे मान लो अगर मजबूरन हमें सरलतम रूप में लिखना ही लिखना है, तो जिससे आपने सिंप्लीफाई किया है अंत में उसी से आपको गुणा कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों को हमने 5 से काटा था, 5 से हमने सिंप्लीफाई किया था, 5 से काटा था, तो जो रिजल्ट आया उसको 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से जैसे गुणा करेंगे देखिए एक्चुअल रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। आपने यहाँ भी 5 से ही काटा था, अब 5 से इसको आप जब गुणा करेंगे तो देखिए 15 आया, जो एक्चुअल रिमाइंडर के बराबर हो गया। तो यदि नोट कर लीजिएगा, यदि सरलतम
रूप में लिखना ही पड़े, लिखना ही पड़े, तो जिससे जिससे सरल किया है, जिससे सरल किया है, अंत में उसी से गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। मेरी बातें समझ रहे हैं? मतलब जिससे मैंने सिंप्लीफाई किया है, अंत में उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी आपको मजबूरन अगर काटना ही पड़ेगा और करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनेगी जब आपको मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको उसी से, मतलब जिससे सिंप्लीफाई किया है उसी से हम फाइनल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका रिजल्ट आपको एक्चुअल प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक आगे एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका। मैंने कहा सपोज करिए कि ये देखिए 63 बटा, मान लीजिए मेरे पास 12 है। अब मुझे इसको सपोज करो कि इसका शेषफल हमें निकालना है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई चलिए आपको लग रहा है कि काटने की स्थिति बन रही है, जैसे 3 चौके 12, ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे सोचो तो कितना आएगा रिमाइंडर। भाई 12 से अगर हम 63 को भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, मतलब कोसेंट आया 5 और रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर कितना आया? अब अगर हम लोग इसको सोचे सरलतम रूप में लिख दें तो 63 बटा 12 है, तो ये लिखा आपने 3 चौके 12, सॉरी हम किससे काट सकते हैं यहाँ पर 3 से, 3 चौके 12 और 3 से अगर 3 दूना 6, 3 21 आया। अब 21 बटा 4 हो गया, तो 4 पंच मतलब मेरे पास रिजल्ट हो गया 21 बटा 4, तो 4 पंचे 20, 5 बार गया और रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। अब देखो एक्चुअल रिमाइंडर आपके पास 1 आ चुका है, कितना आया? 1 आया। आपने काटा किससे था? 3 से, तो आप इसको 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर देखिए एक्चुअल रिमाइंडर जो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए वह उसके बराबर हो गया। तो कभी भी अगर आपको मजबूरन काटना ही पड़ जाए, कभी कभी किसी संख्या को 2 बार काटना पड़ जाता है क्योंकि कई नंबर टर्म में रहते हैं, 2 बार का, जिससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया उसी से हम लोग फाइनली, जिससे हमने सिंप्लीफाई किया उसी से हमको अंतिम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक से ज्यादा बार कटे बिल्कुल उनको मल्टीप्लाई करके करिएगा उस समय। ऐसे तब होती है स्थिति जब 2-3 नंबर साथ में होते हैं, जैसे मान लो अगर ऐसे हो, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 25 है और नीचे 100 है। 100 क्या 25 क्या है, इसको मान लो 15 कर दे। 36 है, 25 और नीचे हमारे पास 100 है। अब अगर इससे भाग करना ना, जैसे मैंने कहा 4 से इसको काटा, 4 9 बार और 4 से 25 बार, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, तो मतलब हमने 2 से काटा, 4 से भी काटा है, 5 से भी काटा है। अब यहाँ पर इस सोल्यूशन में 9 त्रिक 27 बटा 5 करने पर जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना है बताइए? 2 आएगा। हम उसको 5 चौके 20 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो 20 गुणे 2 हो जाएगा, सही रिमाइंडर आपका 40 हो जाएगा। मतलब आप जिससे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरी बात को समझिए, जैसे मैंने कहा 36 था गुणे 15 था, शेषफल पता करना था, तो आपको क्या करना था? और 100 से भाग करना था। मैंने इसको 4 से काटा, 4 9 बार, इसको भी 4 से काटा 25 बार, तो एक बार आपने 4 से काटा था। अभी ये 25 हो गया, अभी भी प्रॉब्लम है मान लो, तो इसको 5 से काटा तो यहाँ 15 होता है, 5 पचे 25, एक बार 5 से भी काटा, तो नियमतः अब यहाँ पर 9 बचा और गुणे 3 अर्थात 27 बचा, और नीचे हमारे पास यहाँ पर 5 बच रहा है, तो 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आया। भाई 5 पचे 25 होता है, लेकिन 2 माना नहीं जाएगा, तब माना जाएगा जब आप 5 गुणे 4 अर्थात 20 से इसको गुणा करोगे, तो 40 रिमाइंडर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जिससे काटेंगे अंत में उससे ही गुणा करके हम एक्चुअल रिमाइंडर प्राप्त कर सकेंगे। तो 2 बातें आपको समझ में आ गई। एक तो पहली बात जिसमें मैंने कहा कि आप कभी भी देखो कि जो हमारा भाजक है, अगर वो भाज्य से छोटा है, बड़ा है, मतलब कभी भी आप छोटे में बड़े से भाग कर रहे हैं, तो जिसमें भाग कर रहे हैं वही शेषफल हो जाता है। कभी भी अगर आप 12 को 25 से भाग कर रहे हैं, 7 को 15 से भाग कर रहे हैं, मतलब छोटी संख्या बड़े से अगर भाग की जा रही है तो वही संख्या ही शेषफल हो जाएगी। दूसरा मैंने बताया कि आपको सरलतम रूप में लिखना पड़ता है अगर कभी मजबूरन, फिलहाल अगर सरलतम रूप में लिखा तो आप सही शेषफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। मजबूरन अगर लिखना ही पड़ जाए तो आपको जिससे सरलतम किया है, जिससे सिंप्लीफाई किया, अंत में उसी से मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअल रिमाइंडर पता कर सकते हैं। ये बातें हो गई। अब तीसरी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म समझिए। 2 बातें आपकी कंफर्म हो चुकी है, तीसरी बात शेषफल करने के लिए हम करते क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे 35 को 8 से भाग करना है। शेषफल के लिए आप क्या करते हैं? शेषफल के लिए हम करते हैं कि हम जो भाजक होता है उससे भाज्य में बार पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़ा पढ़ के हम पीछे तक रहते हैं। जैसे मान लो अगर 35 को 8 से भाग कर रहे हैं तो 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। अक्सर हमारे स्कूल में और हमको टीचर्स ने यही पढ़ाया है कि आप इस संख्या मतलब ऐसा बार ले जाओ
जो 35 हो जाए या 35 से कम, यही पढ़ाया जाता है हम लोगों को। तो हमने कहा 35 तो नहीं होगा, 8 चौके 32 पहुंचेंगे हम लोग। मतलब आप कहोगे सर हम 4 बार जा सकते हैं, 4 बार पहुंच के हम 32 पर पहुंच जाएंगे। अब उस 32 तक पहुंचने के बाद जितनी कमी होती है 35 तक के लिए, वही आपका शेषफल होता है। यही आपका शेषफल होता है, यही होता है ना। मतलब 8 का पहाड़ा आपने 35 के लिए पढ़ा, 4 बार गया, 4 बार जाने का मतलब हुआ आप 32 पर पहुंच गए, 32 में 3 जोड़ने पर आप 35 पहुंच जाते, वही आपका शेषफल कहलाता। ये स्थिति है। हमारे दिमाग में यही बातें क्यों आई, हमको कोई अगर ये भी कहता कि अगर आप उसने तक नहीं जा सकते, थोड़ा ऊपर चले जाओ। मान लो मैं कहता था चलो मैं 8 पंचे 40 चला जाऊंगा। कितना चला जाऊंगा? 40। 40 में जितनी कमी है वह मेरा शेषफल हो जाए, मतलब -5 हो जाए, तो रिमाइंडर आपका -5 भी हो सकता है। मतलब जैसे एक बार +3 जोड़ना हुआ, वैसे ही -5 भी तो जोड़ना हुआ। मतलब आप 4 बार ना, भाई इसका रोल क्या होता है बताओ 32 का? कोई नहीं भाई, 8 चौके 32 कौन जानता है? हमें तो मतलब 32 3 35 अर्थात 3 से है, रिमाइंडर से है। उसी प्रकार से 8 पंचे 40 चले जाओ, 40 जा करके हम -5 जोड़ दें, तो -5 जोड़ने से 40 में तब भी तो 35 हो जाएगा। तो हम शेषफल को -5 भी सोच सकते हैं, बट कहीं नेगेटिव में लिखा नहीं जाता है। बट अपनी सुविधा के लिए हम प्लस माइनस दोनों प्रकार के रिमाइंडर पर काम कर सकते हैं, और ये काम करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से प्रश्नों को हल भी कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि हम बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनेगी जब हम लोगों को नेगेटिव रिमाइंडर पर भी ध्यान देना होगा, और उसका भी औचित्य मतलब रीजन है कि ऐसा क्यों है। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। और भी कुछ एक दो देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 65 है, अब मैं इसको 65 है, मैं 7 से भाग कर रहा हूँ, 7 से भाग कर रहा हूँ। देखिए एक तो होगा 7 9 63, 7 9 63 है, 63 से 2 जोड़ दिया तो आप रिमाइंडर 2 प्राप्त कर गए, तो 35 65 हो गया। और फिर 7 दाम में 70 भी होता है, 70 और 70 में से 5 घटा दिया तो भी आपका रिमाइंडर हो गया, तब भी आप 65 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दोनों स्थितियां बन सकती है। और भी सिचुएशन समझिएगा। मैंने कहा अगर 40 है और हमें इसको भाग दे रहे हैं मान लीजिए 7 से, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 7 बचे 35, 35 हुआ। 35 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास 40 पहुंचने की स्थिति, अर्थात रिमाइंडर +5 हो गया। 37 7 गुणे 6 कर दिया, 42 हो गया। 42 में से अगर हम 2 घटाते हैं तब भी हम 5 पर 35 40 पर पहुंच पाएंगे, तो -2 भी हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए मैंने कहा 55 है, अब इसको हम 8 से भाग कर रहे हैं, तो हमने कहा एक तो हुआ 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 7 55 हुआ, रिमाइंडर +7 हुआ। फिर एक 8 सते 56 हुआ, 8 सते 56 हुआ, 56 में से 1 घटा दिया तो रिमाइंडर -1 भी हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ हुआ कि रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको दोनों प्रकार के रिमाइंडर दिखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी जो पॉजिटिव रिमाइंडर हो और नेगेटिव रिमाइंडर हो, दोनों का जोड़ जो होता है वो आपका भाजक हो जाता है, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं। देखिए +3 और -5 जुड़ करके 8 के बराबर है, +2 और -5, ये मत सोचिए कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, न्यूमेरिकली अगर जोड़ते हैं तो भाजक के बराबर है। ठीक है, +5 -2 7 है, 7 और 1 मिलकर 8 है। तो कहने का सेंस हुआ कि हमको कभी अगर मान लो नेगेटिव रिमाइंडर, हमें नेगेटिव निकालने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, समझिए। जैसे ए वाला नंबर है, तो मैं नेगेटिव वाले मतलब बड़े के ज्यादा क्लोज हूँ। 55 जो है 48 की बजाय 56 पर ज्यादा कंफर्टेबल होगा। मतलब 56 पहुंच करके आप -1 कर लो, वो ज्यादा अच्छा है इन कंपेयर, अगर हम लोग 8 छंग 48 पहुंच करके 7 55 पर पहुंच पाए। मतलब हम 7 को लेने की बजाय हम -1 को प्रेफर करेंगे, जो हमारे ज्यादा नजदीक होगा हम उसको प्रेफर करेंगे। नेगेटिव जैसे मान लो अगर हम 10 का पहाड़ा कर रहे हैं किसी में और 89 हो रहा है, तो 89 10 अठे 80 की बजाय 10 9 90 के ज्यादा नजदीक है, तो हम -1 को प्रेफर करेंगे, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर को यहाँ ध्यान देंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का उपयोग जो है बस ऐसे ही है कि आंसर तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही होगा, आंसर तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही होगा, बट नेगेटिव रिमाइंडर हमको हेल्प करता है जल्दी पहुंचने में, नंबर्स के संख्याओं तक पहुंचने में। इसलिए हमारी आवश्यकता है नेगेटिव रिमाइंडर, आपको जरूरत पड़ेगी नेगेटिव रिमाइंडर्स की, तो आप नेगेटिव रिमाइंडर ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर बनेगा तो आपको ज्यादा क्लोजर, आपको जैसे इसमें देखिए मान लो इसकी बात करता, तो इसमें हम पॉजिटिव को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि 8 चौके 32 35 के ज्यादा नजदीक है इन कंपेयर 8 पंचे 40। ठीक है, इसमें भी अगर सोचो तो
7 9 63 65 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 63 65 के ज्यादा नजदीक है, तो हम +2 ज्यादा प्रेफर करेंगे इन कंपेयर टू 7 धाम में 70 -5 को लेने की बजाय। यहाँ पर भी अगर सोचो, जैसे इसकी बात करें, लेकिन इसमें सोचो हम 40 तक 7 के पहाड़े में पहुंचना चाहते हैं, तो हम 7 बजे 35 की बजाय 7 छंगे 42 पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -2 हमारा मतलब ज्यादा नजदीक है, 42 40 के ज्यादा नजदीक है। इसी तरह से 8 का पहाड़ा अगर हमें 55 में पढ़ना है, तो मैं 8 सते मतलब 8 सते 56 पे ज्यादा प्रेफर करूंगा इन कंपेयर टू 8 छंगे 48, जो ज्यादा नजदीक रहेगा बस। अब मान लो अगर हमको नेगेटिव रिमाइंडर मिल गया, तो हमें पॉजिटिव अगर पता करना है, तो आराम से हम पता कर सकते हैं, भाजक से घटा दें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो इसकी स्थिति में -1 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर मान लो -1 आया, तो सही रिमाइंडर पता करने के लिए 8 से आप 1 घटा दो, तो एक्चुअल देखिए यहाँ पर 7 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर ये जो माइनस का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको जल्दी से उस भाजक को भाज्य के नजदीक पहुंचाने का होता है। यही बातें हमको ध्यान रखनी है कि भाज्य हमें कब नेगेटिव यूज करना है, कब पॉजिटिव यूज करना है। समझ रहे हैं? अभी जब जैसे जैसे प्रश्न करते जाएंगे, वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि कौन सा रिमाइंडर हमारे लिए कितना उपयोगी है। आई होप समझ में आई होगी बातें। यहाँ तक कंफर्म हो गया है? किसी को कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, नेगेटिव क्या है? मतलब वो आपको क्लियर होना है। हाँ, यस यस, बिल्कुल पास वाला लेना है, सही बात है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ा जाए? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। कुछ और बातें देखिए। चौथा नंबर, कभी किसी संख्या को, जैसे हम डेसिमल वैल्यूज, जो मतलब एक तरह से जो दशमलव भिन्न के रूप में संख्याएं होती हैं, उनसे भाग करें। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको 3/10 करना है, रिमाइंडर बताइए क्या होगा? 3 होगा। 3/10 है तो 3 होगा रिमाइंडर। मैंने कहा कि अगर मुझे 17/10 करना है, तो रिमाइंडर 7 होगा। 125/10 करना है, रिमाइंडर 5 होगा। 1233 से बटा 10 करना है, रिमाइंडर 3 होगा। मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि, नोट लिख लीजिएगा, 10 से भाग देने पर 10 से भाग देने पर इकाई का अंक, इकाई का अंक ही शेषफल होगा। इकाई का अंक ही क्या होगा? शेषफल होगा। When divided by 10, the unit value, देखिए, when divided by 10, the unit value is remainder। ठीक है, यूनिट वैल्यू रिमाइंडर। कभी भी अगर किसी संख्या को हम 10 से भाग करते हैं, तो जो इकाई का मान होता है वही आपका शेषफल कहलाता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी छोटी संख्या हो। Always the unit place the remainder, unit value the remainder when a number is divided by 10, जब किसी संख्या को आप 10 से भाग करते हैं। ये हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट। दूसरा देखिएगा, मान लो मैंने कहा 3/100 है, 3/100 है, तब भी रिमाइंडर आपका 3 होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं। फिर मैंने कहा कि 3 की जगह पर अगर मैंने आपको दिया 27/100 है, तो रिमाइंडर आपका 27 होगा। मैंने कहा 155/100 है, तो रिमाइंडर 55 होगा। मैंने कहा 1223/100 है, तो रिमाइंडर 23 होगा। इसी तरह से और बढ़ते चले गए। मान लीजिए मैंने कहा 15,243 है, बटा 100 है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 43 होगा। मेरे कहने का सेंस है कि जब 100 से आप भाग करेंगे, हाँ नोट करिएगा, 100 से भाग करने पर अंतिम दो अंक ही शेषफल होंगे, when divided by 100, last 2 digit will be remainder, last 2 digit will be remainder। ठीक, अंतिम 2 अंक शेषफल होंगे। यस, ओके, इतना आपको समझना है इन सारी बातों को। ठीक, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।